जय माता की मित्रों। रेगुलर जो पाठ चल रहे हैं, फलित पाठ, कोशिश वही कर रहे हैं कि वो डिस्टरबेंस नहीं हो और कंटिन्यू चलते रहें। और बीच बीच में वो पाठ जो आपकी क्वारी स्वरूप बनाने पड़ते हैं, या तो आप यूट्यूब के वीडियो में अपने कमेंट के द्वारा प्रश्न रखते, या फिर मैसेंजर के द्वारा, क्योंकि फेसबुक का भी एड्रेस आपको इस चैनल में मिल जाएगा हमारा, उसमें जाके क्वेश्चन राइज करते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि अगर 2-2, 3-3 या 4-4, 5-5 ग्रह एक ही भाव में बैठे हो तो उसके फलों को कैसे ट्रीट करें, कैसे देखें। बहुत मुश्किल सवाल है और इतना आसान नहीं है बताना। और इस श्रृंखला को जहां तक हो सकता है हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ शब्दों के द्वारा या कुछ लिखी हुई पुस्तकों में लिखी हुई बातों के द्वारा इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले आपको बोल देते हैं कि ये जब वीडियो हम बना रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन आज समापन हो जाएगा। कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। आपके मन में, दिमाग में, हृदय में परिस्थितिवश, कर्मों के वश 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं। 1000 तरह के आंसर आपके पास हो सकते हैं, आपके अपनों के पास हो सकते हैं, आपके दोस्तों के पास हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के आंसर किसी के पास नहीं हो। आपको शांत करने वाला कोई भी अभी तक आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तो नवरात्रि कल से शुरू हो रही है और पूरी निष्ठा और आस्था के साथ माता की आराधना कीजिए, उसकी भक्ति कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर मां भगवती के पास नहीं। प्रैक्टिकली हम कोई लिखी हुई बातें नहीं बोल रहे हैं इस समय में। प्रैक्टिकली हमने अपने जीवन में यही एक्सपीरियंस किया है कि आपकी अपनी मां, आपके बॉडी की जो संसार में प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हुई है, और हम सब की मां, जगत माता, मां भगवती, इन सब के पास सब क्वेश्चन का आंसर है। अब जरूरत आपको है झुकने की, वो आस्था, वो प्यार, वो समर्पण रखने की। जैसे एक मां अपने बच्चे को उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से, उसके रोने से उसकी इच्छा को जान लेती है, वैसे ये माता आपकी हर दुख तकलीफ को, हर पीड़ा को, हर परिस्थिति को जानती है। ये अलग बात है कि हम लोगों की भक्ति में, हम लोगों के समर्पण में कुछ कमी रह जाती है, या फिर हम लोग उसके काबिल नहीं होते हैं, या फिर माँ वो इच्छा हम लोगों की पूरी नहीं करना चाहती है जो इच्छा आने वाले समय में हम लोगों के लिए दुखदायक बन सके। वो ये चाहती है कि इस इच्छा को अगर मैं इसकी पूरी कर दूंगी तो फिर आने वाले समय में इसको इसी से पीड़ा चालू हो जाएगी। आस्था रखिए, विश्वास रखिए। 9 और 10 दिन का ये शुभ दिन होते हैं। जितना हो सके आप व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं व्रत रखते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, वो भी एक तरह की माँ की साधना है। थोड़ा सा ख्याल रखिए, इस समय में किसी को बुरा बोलना, कन्याओं के लिए अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, अपने घर की स्त्रियों को अपशब्द बोलना, इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए।
उनका सम्मान कीजिए, चाहे आपके घर में आपकी बहन हो, माँ हो, कोई भी रिश्ते में कोई भी औरत हो। अगर उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते तो अपनी परिस्थिति बताइए, लेकिन अपमान मत कीजिए, कड़वे शब्द मत बोलिए। हमारी इतनी विनती है इस चैनल के माध्यम से, आप सब प्रबुद्ध पाठक जो भी निरंतर जुड़े हुए हैं और जो बराबर वीडियो का श्रवण करते, उन सब से यही प्रार्थना है कि ये 9 दिन तक कुछ व्रत रखिए, मन के ऊपर कंट्रोल कीजिए, वाणी पे कंट्रोल कीजिए, और किसी भी इष्ट का जो भी आप नाम लेते हैं वो निरंतर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, युतियों के बारे में बातें करते हैं। हमारी भी कुंडली में है और हमारे अपने परिवार में भी, बच्चों के हो, भाइयों के हो या फ्रेंड सर्कल हो, सबकी कुंडलियों में प्राय मिलते हैं 2, 3, 4 ग्रह। हमारी खुद की कुंडली में 4 ग्रह हैं। तो उनको कैसे समझें? हमें भी बहुत कठिनाई हुई थी उसको समझने में, और आज भी है। ऐसी बात नहीं है कि आज वो क्लियर हो गया चैप्टर। ज्योतिष में कोई भी चैप्टर कभी क्लियर नहीं होता, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। कोई ये बोलता है कि ये ग्रह आपको यहां पे ऐसा ही फल देगा, तो वो बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। क्योंकि ज्योतिष में ठोक बजा के कुछ नहीं होता है। ज्योतिष एक संभावनाओं का खेल है, और वो स्पिरिचुअल जो आपके अंदर अंतर्दृष्टि है, उसके अनुसार समझने की प्रेरणा मां भगवती से मिलती है, या आपका जो इष्ट है उसके द्वारा आपको प्राप्त होती है। कि एक सेम कुंडली लेके 2 आदमी आते हैं, एक को आप दूसरा फल बताएंगे और दूसरे को अलग फल बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ इस चीज पे डिपेंड करता है कि इंसान कहाँ निवास कर रहा है, किस तरह के इंसानों के बीच में उठ बैठ है उसका, किस तरह का उसका परिवेश है, किस तरह के उसके संस्कार है। हम लोगों को प्राय कर ये सुनने को मिलता है कि हम लोगों की जन्म कुंडली हम लोगों पे इफेक्टिव होती है, और जो आपके साथ रह रहा है वो बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, आपकी धर्मपत्नी, आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई बहन, जो आपके साथ पूरी तरह कनेक्ट है, या फाइनेंस पोजीशन के द्वारा आपके साथ अटैच है, उनका इफेक्ट आपके ऊपर कुछ नहीं आता। ये वैसा ही है जैसा कि आपको कोई पीड़ा होने से परिवार का कोई भी मेंबर आपकी हेल्प करने नहीं आता। तो इन चीजों को समझना और इस चीज को मान लेना कि पूरा भाग्य मेरी कुंडली के ऊपर मेरा निर्भर है, ये पूरी तरह गलत है। कभी नहीं होता ऐसा। और ग्रहों की युतियां भी यही समझाती है कि आपके घर में 9 मेंबर है, कोई 2 मेंबर आपके साथ है, कोई 3 मेंबर अलग गुट बना के बैठे हुए हैं, और कोई 1 मेंबर अलग दूर कोने में बैठा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके लगन में 2-3 ग्रह है, फिर आपके चतुर्थ में हो सकता है 1 ही ग्रह हो, फिर हो सकता है छठे स्थान में 2-3 ग्रह हो, और फिर 1 ग्रह, क्योंकि 9 के 9 तो साथ होंगे नहीं, कोई 1 ग्रह 12वें या 11वें या 10वें स्थान में बहुत दूर जाके अकेले कोने में बैठा हुआ है। सेम परिवार की सिचुएशन भी प्राय कर ऐसी ही होती है। जिस समय सम्मिलित परिवार होता था, आप सब अगर हमारी उम्र 55-60 साल वाली एज की है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सम्मिलित परिवार में 20-20, 50-50 मेंबर होते थे, लेकिन सबके सब इकट्ठे बैठते थे। विचारों में भिन्नता होती थी, लेकिन हुक्म एक का ही चलता था। कुंडली में भी ऐसा ही होता है कि जिसका लग्नेश बलवान होता है पूरे परिवार में, और बहुत ज्यादा मात्रा में बली होता है परिवार में, बातें उसी की मानी जाती। क्योंकि उसके अंदर वो ताकत होती है कि वो पूरे परिवार को संभाल सकता है। वैसे ही जन्म कुंडली में लग्नेश की यह ताकत होती है
कि बाकी ग्रह कौन गुट्टी बना के, कौन अपना एक अलग से त्रिकोण बना के, या चार चार पांच पांच ग्रह एक साथ बैठ के कहीं से कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर लग्नेश बनवा ले तो उन सबको संभाल सकता है। यही जन्म पत्री की हकीकत है। एक बार में इन सबको समझना या समझाना एक पाठ में संभव नहीं है। ये श्रृंखला चलाएंगे, थोड़ी लंबी चलेगी, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 चलेगा। युतियों को कैसे समझे, ये हेडिंग रहेगी। 3 ग्रह या 4 ग्रह बैठे हैं, कोई 2 ग्रह तो केवल 1-1, 2-2 अंश पे, एक ग्रह वहां पे 10-15 अंश का है, और एक ग्रह 27-28 अंश का है। अब वो 4 ग्रह आपको किस तरह से फल देंगे? देखिए, इस चैनल में हमने करीब 600-700 के करीब वीडियो पोस्ट कर चुके हैं अभी तक। हम ये तो दावा नहीं करते कि आप शुरू से सुनते हुए आएंगे और ठीक से मनन करेंगे तो आप पूर्णतः ज्योतिष बन सकते, नहीं करते। बाकी चैनल करते हैं बहुत से, हम नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि हम भी आपको वही बातें बता रहे हैं जो पुस्तकों में है, कुछ थोड़ी भिन्न बता रहे हैं, थोड़ी अलग बता रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस से हमको प्राप्त हुई, या माँ भगवती की जो इच्छा है उसके अनुसार हम अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं, और आपके साथ ये ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप इसको अलग अलग कुंडलियों में लगा के देखने की कोशिश कीजिएगा। ज्योतिष आपको खुद को बनना है, और सोशल मीडिया या यूट्यूब किसी भी चैनल से आप खुद ज्योतिष नहीं बन सकते जब तक आपका खुद का अध्ययन पुस्तकों पे और कुंडलियों पे एक्सपीरियंस आप प्राप्त नहीं कर लेते। ये कोई ज्ञान वैसा कोई ज्ञान नहीं है जो एक पर्टिकुलर सूत्र के द्वारा आप किसी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको भक्ति भी चाहिए, इसके लिए आपके दिमाग में शक्ति भी चाहिए, इसके लिए आपको मनन और आपकी मेमोरी पावर स्ट्रोंग होनी भी बहुत ज़रूरी है, और इस सब्जेक्ट के अंदर आपका मन गहराई तक डूब जाए, वो प्रेरणा भी आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। तब जाके ये सब्जेक्ट कुछ समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये बात हमने बहुत सी बार बोली है कि इस जीवन में अगर आप ज्योतिष में रुचि ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो यकीन मानिए ये केवल इस जन्म का आपका नाता नहीं है, इसके साथ कई जन्मों से आप करते आ रहे हैं। धीरे धीरे वो समझते समझते कहीं एक पिन पॉइंट पे जाके वो पुरानी ऊर्जा आपके साथ जुड़ेगी। तब आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसी बातें आपके सामने दृष्टिगोचर होगी जो कहीं पुस्तकों में लिखी हुई नहीं मिलेगी, या फिर पुस्तकों में लिखे हुए वो अर्थ, वो श्लोक आपको भिन्न तरीके से समझ में आने लग जाएंगे। वैदिक परंपरा के अनुसार जो अपने शास्त्र है, ज्योतिष है, पुराण है, भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता है, इन सबको समझना, जो लिखे हुए हैं अर्थ वगैरह, उनको समझना और निरंतर उसको पढ़ते पढ़ते गहराई में जाके अलग शब्दों के द्वारा उनको समझना, ये वो ज्ञान है जो आपके अपने अंदर के भीतर के ज्ञान को रिफाइन करता है और बहुत जन्मों से सुप्त पड़े हुए ज्ञान को एक्टिवेट करता है। बोले ना कि ब्रह्म, भगवान, वो संपूर्ण ऊर्जा आपके खुद के अंदर विराजित है, और जब खुद के अंदर विराजित है तो वो संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर विराजित है। बस उसको एक्टिव करना है। कैसे करें? ध्यान साधना है, प्राणायाम है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन निरंतर, और भक्ति की भावना प्रगाढ़ एकदम। अपने इष्ट के सामने बैठे तो सब कुछ भूल जाए,
वैसी प्रेरणा आपके अंदर होनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते। किसी भी युति को समझने के लिए जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपका सूर्य और गुरु साथ में है, कहीं पर भी जन्मपत्री में। पहले 2 से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि सूर्य कौन कौन से कारकों का स्वामित्व सूर्य के पास होता है। सूर्य वो ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा आप कहीं पे कोई भी लोभ लालच किसी के साथ नहीं करते और अपनी पावर के द्वारा अपने जो भी आपके पास पावर मिली है, चाहे धन की मिली है, चाहे फिजिकली मिली है, चाहे कोई पद मिला है, उसके द्वारा आप सही फैसला या सही न्याय या सही चीज़ों के ऊपर सामने वाले को चलाने की कोशिश करते। अच्छा सूर्य, बुरा सूर्य झूठ बोलने में प्रवीण होता है, अपनी बातों पे घूम जाता है समय के अनुसार, और जहां मौका मिले वहां अपना फायदा देखने की कोशिश करता है। राज्य और सत्ता के उन लोगों के नजदीक होता है जो उसके समकक्ष होते हैं। अब गुरु ज्ञान के कारक है। ज्ञान से संबंधित चर्चाओं में, ज्ञान से संबंधित बातों में, ज्ञान से संबंधित शास्त्रों या पुस्तकों में अध्ययन की रुचि देता है। और अगर बुरा, नेगेटिव इफेक्ट वाला, जरूरत से ज्यादा ज्ञान की बातें करेगा, खुद नहीं चलेगा, दूसरे को चलाने की कोशिश करेगा, ज्ञान का या अपनी विद्वता का घमंड अपनी हैसियत से ज्यादा होगा। ये 2 बातें हमने नॉर्मल बताई, आपको पूरी डीप स्टडी के अनुसार नहीं बताई। अब कैसे पता करें अच्छा है या बुरा है? उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन से भाव में विराजित है और कौन से लगन के अनुसार कौन से स्वामित्व ग्रह स्थानों का स्वामित्व इन ग्रहों के पास है। अब अगर गुरु और सूर्य आपके नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो और कहीं पे विराजित है, तो उस पर्टिकुलर स्थान से संबंधित फलों में ज्ञान और न्याय की प्रचुरता रहेगी। आप किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन अन्याय के विरुद्ध आपके कलेजे में तकलीफ होगी। कहीं पे कुछ गलत होता हुआ देखेंगे और अपनी हैसियत या पद के अनुसार आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपके मन में जरूर प्रताड़ना होगी, मन में तकलीफ होगी और आपका मन, आपका दिमाग बोलेगा कि ये गलत हो रहा है इस आदमी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ इनके फलों को समझने में आगे बढ़ना चाहिए। अब मानते हैं कि सूर्य और गुरु के साथ बुद्ध का पदार्पण हो जाए, कि बुद्ध देव साथ में आ जाए। बुद्ध देव के कारकत्व क्या है? वाणी। वाणी कैसी भी हो सकती है, लोभ वाली हो सकती है, लालच वाली हो सकती है, मीठी वाणी हो सकती है, सामने वाले को प्रभावित करने वाली हो सकती है, अपने मतलब की बातों पे ज्यादा ध्यान देने वाला हो सकता है, या जनसेवा करने वाला हो सकता है, लेकिन झगड़ा करने वाला कभी नहीं होता है। बुद्ध देव झगड़ा करवा सकते हैं, खुद नहीं करते। बुद्ध देव को बालक ग्रह बोला जाता है, और बालक जैसे छेड़छाड़ करता है, किसी का भी टोपी किसी के सर पे रख देता है, ये लोक भाषा में जो बोला जाता है वैसे ही शब्दों के अनुसार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हार्ड डिफिकल्ट जो शब्द जिनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदी या संस्कृत में, वैसे शब्द आपने शायद हमारे मुंह से इस चैनल में नहीं सुने होंगे,
हम वैसी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं कि 70%, 60%, 70% हम लोग आदमी जो नॉर्मल भाषा यूज करते हैं उसी में समझाने की कोशिश करते हैं। अब उसका अगर साथ में हो जाए, उसकी युति अगर साथ में हो जाए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि सूर्य देव बुध को पसंद करते हैं, बुधादित्य योग बनता है, लेकिन गुरुदेव या गुरु ग्रह बुध को पसंद नहीं करते। उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। यहाँ पे इस कहानी को समझाने का कोई औचित्य नहीं है। आप अगर ज्योतिष के समय में, ज्योतिष के समझ में आप अगर ज्ञान रखते हैं और बराबर अध्ययन करते हैं तो आपको वो सब कहानियों का पता होगा जिन कहानियों के वजह से इन ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो यहां पे बड़ी अलग सी कंडीशन हो जाती कि यहां पे सूर्य और गुरु वाला योग चलेगा या सूर्य बुध वाला योग चलेगा, तो फिर गुरुदेव की भूमिका क्या रहेगी। अब इस चीज को अपने को दोनों तरफ से समझना पड़ेगा। यहां पे यह समझना पड़ेगा कि ऐसा इंसान अपनी वाणी के द्वारा, अपने बुद्धि और वाक चातुर्य के द्वारा ऐसा ज्ञान संसार में प्रसारित करेगा या प्रचारित करेगा जिसके सामने सब नतमस्तक होंगे, और किसी के प्रति कभी भी लालच की भावना से वशीभूत होके वैसे कुछ काम नहीं करेगा। दूसरा सेक्टर, अपने ज्ञान, अपने फिजिकल औरों के हिसाब से या जो वाक्पटुता है, जो बोलने की शैली है और जो चेहरे के हाव भाव है, क्योंकि ऐसी युति जिनके भी कुंडली में होती है प्रायकर वो शरीर से, फिजिकल फेस से कुछ अच्छे व्यक्तित्व के इंसान होते हैं, तो ऐसे इंसान सामने वाले को प्रभावित करेंगे, हजारों की भीड़ को प्रभावित करेंगे, लेकिन उसमें अपना हित देखेंगे। दोनों तरह की बातें हो सकती। किसी भी कुंडली में ऐसे अगर आप योग देखो तो हो सकता है आपको यह पता चले किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत तगड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है और बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाके स्पीच वगैरह देते, बहुत बड़ा फील्ड है इनका और बहुत लंबी चौड़ी फीस है इनकी। तो ये हो गया पूरी तरह अर्थ के साथ ज्ञान को जोड़ना। और एक वो जो बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं, समाज को सुधारने की प्रेरणा देते हैं और जिस सेक्टर में जाते हैं उस सेक्टर का नीचे से लेकर ऊपर तक का सब चीज का ज्ञान रखते हैं, लेकिन पैसे के लिए कोई लालच नहीं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। कोशिश यही रहती है कि सब ज्ञानी बने, सबके दिमाग से जिस सेक्टर में इनको ज्ञान है वो सेक्टर का पूरा क्लियर हो सबके दिमाग में और सब उस सेक्टर में और ज़्यादा आगे बढ़े। वो वैदिक ज्ञान हो सकता है, वो आपकी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटों का जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ हैं उनका ज्ञान हो सकता है, या फिर व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है। अब इनके साथ आते हैं, एक ग्रह को और जोड़ते हैं, चंद्रमा को जोड़ देते हैं। अब वो हम लोग भाषा में बोलते हैं कि गुरु और सूर्य, उसके साथ बुध तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आ गया पूरे गुड़ का गोबर बना दिया। ऐसा ही कुछ चंद्रमा साथ में होने से होता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी ज्ञान पे, किसी भी चीज पे कभी भी पूर्ण नॉलेज या पूर्णतः उस पे चलने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में प्रायकर नहीं होती, अशांत रहते। हर समय आप देखिएगा
कि ये जब बैठे भी रहेंगे तो शरीर का कोई न कोई हिस्सा हिलता रहेगा, चाहे अंगुली हो, चाहे अंगुलियों से नाखून काटना हो, चाहे अंगुली को मुंह में दबा के रखना हो, चाहे बात करते आपसे बात कर रहे हैं लेकिन इधर उधर सब जगह नजर जा रही है। आप उनको बैठने की बोले तो स्थिर होके, स्टेचू होके ध्यान में ऐसे इंसान नहीं जा सकते। नींद में भी बड़बड़ाने की आदत हो सकती है। अब यहां पे 4 कॉम्बिनेशन एक साथ काम करते हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा होने से चंद्रमा की रश्मियां गायब हो जाती। यह प्रायः अमावस में होता है, या अमावस के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद सूर्य के साथ चंद्रमा आता है। उदासीन मन हो जाता है। अब बुध आ गया साथ में। बुध देव चंद्रमा को पसंद नहीं करते, चंद्रमा बुध देव को पसंद करता है। गुरु आ गया साथ में, गुरु चंद्र योग हो गया, गुरु सूर्य योग हो गया। लेकिन गुरुदेव चंद्रमा को पसंद नहीं करते। अब एक दूसरे को ये सब ग्रह पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है, एक ही घर में बैठे। अब यहां पे आपको यह देखना पड़ेगा कि विचारों के द्वारा, अपने पावर के द्वारा कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है, किसकी ज्यादा चलेगी। अब बोला क्या जाता है कि अंशों में जो कमजोर है उसकी नहीं चलेगी, जो बलवान है उसकी चलेगी। हम इस सिरे को शुरू से ही नकारते आ रहे हैं कि अंशों में कमजोर, यह कॉन्सेप्ट कैसे बताया गया हमको पूरी तरह आज तक समझ में नहीं आया। सम और विषम राशियों में जो हम देते भी हैं, अपने थंबनेल में सब फलित पाठ में लगाते भी है उस चीज को। 6 अंश तक बाल्य या मृत रहेगा और 6 से 12 तक कुमार या वृद्ध रहेगा और 12 से 18 दोनों ही सम और विषम राशियों में युवा रहेगा। उसके बाद में सेम वही कॉन्सेप्ट वापस 18 से 24 और 24 से 30 वैसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा, बाल्य और मृत वाला। लेकिन हम प्रायः पाठों में बोलते हैं कि जो ग्रह आपके लग्न के अंश के बहुत नजदीक है वो ग्रह बहुत अच्छे बलवान होते हैं और उस ग्रह का इंपॉर्टेंस आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों से ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी की कुंडली में, जैसे हमने पहले एक कुंडली लगाई थी चलित कुंडली के विषय में, तो कई कुंडली में क्या होता है कि बहुत से ग्रह लग्न के अंश के नजदीक ही रहते हैं। अब वो ग्रह बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा ग्रह किसके फलों को काट रहा है और किसके फलों को उस जातक को मिलना चाहिए, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां पे लग्न के अंश के 15 अंश के नीचे या आगे हो, तब वो ग्रह आपकी चलित कुंडली में अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। राशि परिवर्तन नहीं होती है चलित कुंडली में, ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, लेकिन वो स्थान परिवर्तन कर लेता है। तब क्या होता है कि वो 4 ग्रह में से जो 2 ग्रह या 3 ग्रह बच गए उनके ऊपर फोकस करना है। फिर आपको चलित कुंडली में अगर उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया है तो आपको समझ आना चाहिए कि जिस स्थान में वो चलित कुंडली में जा रहे हैं पर्टिकुलर उस स्थान का फल देंगे, लेकिन राशि के अनुसार, आपकी लग्न कुंडली के अनुसार जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि के अनुसार आपको दृष्टि का फल समझना चाहिए। अब 4 ग्रह बैठ के उस स्थान को डिस्टर्ब कम करेंगे जिस स्थान में वो बैठे, लेकिन उनकी दृष्टियां जहां पे पूर्ण रूप से पड़ रही है सप्तम स्थान पे, उस स्थान को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। मान लीजिए आपके 10वें स्थान में बैठे हैं। अब 10वें स्थान में बैठने का नतीजा यह होता है कि चाहे उनमें आपस में कितनी शत्रुता या मित्रता हो, कितना ही एक दूसरे से लड़ते हो,
लेकिन आपको कई कामों में एक साथ करने की प्रेरणा देते हैं। कई कामों को एक साथ आप संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, इतनी ऊर्जा आपके अंदर होती है। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे जाती है तो चतुर्थ स्थान के फलों में वो बहुत डिस्टर्बेंस प्रदान करते हैं। माता के साथ संबंध कभी अच्छे होंगे, कभी खराब हो जाएंगे। कभी माता किसी के समझाने की वजह से या किसी के बहकाने की वजह से आपको गलत समझेगी, कभी आपके समझाने की वजह से माता आपके साथ सही हो जाएगी। कभी आप अपने पैसे से कोई घर जमीन बनवाएंगे और कभी क्या होगा कि उसी घर जमीन को छोड़ के उसको रेंट पे चढ़ा के आप दूसरे स्थान में रेंट पे जाके रहेंगे। इसको ठीक कर सकते? नहीं कर सकते। कुछ चीजों को आप ठीक नहीं कर सकते और कुछ चीजों को संभाल सकते हैं। जब हमको यह पता चल जाए कि हमारी इस पर्टिकुलर क्षेत्र की या अंगुली की सपोज कोई चोट आई है और वो ठीक नहीं हो सकती, तब हम लोग उसके विषय में फिर ज्यादा चिंतन नहीं करते। फिर क्या होता है, ये ऐसे ही रहेगी, ये अब ठीक नहीं होगी। इसमें फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद में इसकी हड्डी जो है वो थोड़ी अलग जुड़ गई है, तो ये थोड़ा इसमें टेढ़ापन रहेगा। तो जिसका अंश थोड़ा कमजोर हो, थोड़ा कम हो और वो चलित में अपना स्थान परिवर्तन कर ले, तब आपको ये नहीं सोचना है कि 4 या 5 ग्रह बैठे हैं तो उस स्थान में कोई आपको पीड़ा प्राप्त होगी या वहां पे आपका डिस्टरबेंस एनी टाइम लगा रहेगा। वहां पे डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। डिस्टरबेंस वहां रहेगा जहां वो दृष्टि दे रहे। कभी आप उस सेक्टर में, उस स्थान पे अपवार्ड रहेंगे, कभी आप डाउनवार्ड आ जाएंगे, स्थिर नहीं रहेंगे वहां पे। अब चंद्रमा तक आ गए हम लोग। अब यहां पे शुक्र को घुसाते हैं कि 5 ग्रह हो गए, सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया और चंद्रमा भी हो गया। 5 ग्रह एक साथ आपकी कुंडली में हो गए। पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ये 5 ग्रह कौन से स्थान पे। उसके बाद में आपको यह देखना है कि कौन कौन से ग्रह आपकी लग्न कुंडली के अंश के नजदीक है। तो जो लग्न कुंडली के अंश के नजदीक है वो ग्रह ज्यादा इफेक्टिव, और जो लग्न कुंडली के अंश के 15 अंश के पीछे या आगे है उनका चिंतन एक बार छोड़ दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके जाइए। अब जो ज्यादा स्ट्रोंग है उसको देखिए कि वो कौन से स्थान का स्वामित्व लेके बैठा हो। सपोज वो लग्न का स्वामी है तो आप मान के चलिए बाकी के वो 4 ग्रहों को मैनेज कर लेगा। अब वो लग्न का स्वामी नहीं है, वो नवम का है, तब भी आप मान के चलिए कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ देगा। आप डाउन टू अर्थ भी आ जाएंगे तब भी वापस राइज कर जाएंगे। मान लीजिए वो पंचम का स्वामी, आप ज्ञान के सेक्टर में बहुत अच्छी प्रगति करेंगे, बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल करेंगे और लोगों का भला करेंगे, और बाकी ग्रहों को भी आप अपने ज्ञान के द्वारा मैनेज कर लेंगे। तकलीफ कहां होती है कि जब वो 6ठे स्थान का स्वामित्व हो, अष्टम का हो या द्वादश का हो। अब 6ठे स्थान का स्वामी है वहां तक ठीक है कि कोई ग्रह 6ठे स्थान का स्वामित्व है इन 5 ग्रहों में और वो बहुत ज्यादा बली है। इसमें 2 कंडीशन आपको प्राप्त होगी। एक तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके उन्नति करेंगे, एक दूसरा आप बहुत ज्यादा कर्जा लेके ऐश करेंगे और सब कुछ गलत लाइन में खराब कर देंगे। दोनों कंडीशन, वो बाकी पूरी कुंडली और आपके सब कुछ निर्भर होता है आपके चरित्र के ऊपर। आपके अपने संस्कार कैसे उसके ऊपर निर्भर होता है, किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह की दशा महादशा चल रही, तब आपको 6ठे स्थान के बली ग्रह की प्रिडिक्शन समझने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर अष्टम स्थान का स्वामित्व लेके बैठे
मान के चलिए ये बात आप कि आप अगर ज्योतिष में इंटर करते हैं, आप अगर रहस्य से संबंधित कोई पुस्तक में या कोई ज्ञान में इंटर करते हैं, आप अगर किसी अच्छे गुरु से दीक्षित होते हैं, आप अगर वेदाध्ययन करते हैं, आप अगर कर्मकांड का ज्ञान करते हैं, तो पूरी कुंडली और आपका पूरा जीवन हर ग्रह को सुधारने की प्रेरणा वो अष्टम स्थान का स्वामित्व बली होके बैठा हुआ इन चारों ग्रहों के साथ आपको पूरी तरह संपूर्ण बना सकता है। लेकिन साथ में चोट चपेट भी लगती रहेगी, ये भी मान के चलिए। छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, छोटी मोटी चोट लगना, कटना, जलना, पड़ना, गिरना, ये प्रायकर आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन हम अष्टम स्थान के स्वामित्व वाले ग्रह को बली होने में हम खराब नहीं मानते, क्योंकि हमारी कुंडली में है तो हम एक्सपीरियंस के द्वारा जानते हैं ये बात। लेकिन अगर द्वादश स्थान का स्वामी बलवान है, छोड़ दीजिए उस स्थान को जिस स्थान में आपका जन्म हुआ है, और उससे 2-3 हजार, कम से कम 1500 या 1000 किलोमीटर दूर जाके कहीं पे स्ट्रगल कीजिए, बहुत उन्नति करेंगे। देश छोड़ के विदेश में बसने का बहुत अच्छा योग है। खर्चे करने की प्रवृत्ति और कमाने की प्रवृत्ति दोनों ही बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो बाकी जो 4 ग्रह हैं वो भी कहीं न कहीं का स्थान लेके, स्वामित्व लेके उस ग्रह के साथ विराजमान है। तो 12वें स्थान के स्वामी के साथ अगर कोई बाकी ग्रह बैठे हुए हैं तो वो उसकी हेल्प करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। बस आपकी अपनी ट्रेवलिंग लंबी होनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ युतियों के फलों को समझना, और उसके लिए शुरुआत में प्रिलिमिनरी जो बता सकते हैं उतना हमने बताने की कोशिश की है। फिर भी बहुत कम बताने में भी आपका वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट या कई पार्ट आपके पास आएंगे, और जहाँ तक हो सकता है जितना हमने समझा है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।